नमस्कार दोस्तों। 13 राज्य 88 सीटें, दूसरे दौर का चुनाव। आज वोटिंग पूरा हुआ और इसके साथ देश में दो दौर के चुनाव के साथ ही बहुत सारे प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। हमने कोशिश की जानने की, समझने की, और पिछले दौर में भी योगेंद्र यादव के जरिए कि पहले दौर में चुनाव में जो वोटिंग हुई है, वोटिंग प्रतिशत में जो कमी आई है, उसका मतलब क्या था। लेकिन उस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए आज फिर हमने योगेंद्र यादव जी को अपने स्टूडियो में बुलाया है ताकि इनसे हम समझें। स्क्रीन पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, मोदी वर्सेस इंडिया, दूसरे दौर में कहां कहां फंसी बीजेपी। और बार बार मैं कह रहा हूं, दूसरे दौर में कहां फंसी बीजेपी हम इसलिए लिख रहे हैं, पहले दौर में भी लिखा था, क्योंकि बीजेपी ने मैक्सिमाइज किया था। पीक पर बीजेपी है, जो कुछ नुकसान होना है बीजेपी को होना है, क्योंकि कई ऐसे राज्य जहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 95%, 99% और 100%। इसलिए जो भी नुकसान होना है बीजेपी को, जो फायदा होना है विरोधियों को। इसलिए स्क्रीन पर अब योगेंद्र जी आप बताएं आज के दौर की वोटिंग। हालांकि बेहतर विश्लेषण होता है जब वोटिंग परसेंटेज के बारे में पता चल जाए, लेकिन जो तरीका है पिछले हफ्ते का जो चुनाव हुआ पहले दौर का, उसका वोटिंग परसेंटेज तो मेरे ख्याल से अब तक पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन। अजीत भाई, ये नया भारत है, नए तरह के चुनाव हैं, नई नई परिपाटी हैं। पहले क्या हुआ करता था, आप और मैं पिछले 20-30 साल से तो देख रहे हैं, चुनाव होता था, शाम 7-8 बजे कच्चा फिगर आता था, चुनाव आयोग कहता था अभी हमें पक्का करना है, और अगले दिन सुबह 10-11-12 बजे तक, ज़्यादा हो तो 2 बजे तक पक्का फिगर बता देते, 63.78% इत्यादि, मामला खत्म हो जाता था। इस बार क्या हुआ, चुनाव आयोग ने पहले दिन खबर दी, अगले दिन थोड़ा सा रिवाइज किया, उससे अगले दिन फिर रिवाइज किया, तीसरे दिन फिर रिवाइज किया, और आज भी जब हम बात कर रहे हैं, आज भी जब दूसरे दौर की वोटिंग शुरू हो गई है, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आप आधिकारिक आंकड़ा पहले दौर का नहीं देख सकते हैं। अब प्रश्न उठते हैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कह रहा कि कोई हेराफेरी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में संदेह होता है कि भाई ये क्यों नहीं कर देते आप ये काम। और इस बीच चुनाव आयोग बड़ी चिंता व्यक्त कर रहा है कि पहले राउंड में टर्नआउट क्यों कम हुआ, हम इसका प्रयास कर रहे हैं। अब ठीक है, मतदान अच्छा हो, चुनाव आयोग के लिए बेहतर है, चुनाव आयोग को करना चाहिए, लेकिन पहले दौर में बीजेपी के इलाकों में मतदान कम हो 6 से 8% तक, इससे चिंता जो है। देखिए अब हमारे पास जो अंतिम आंकड़े में 3-4 दिन पहले तक जो चुनाव आयोग ने दिए थे, पहले दौर में टोटल कमी हुई है 3.8%, लगभग 4 मान लीजिए। मजे की बात यह है कि जो बीजेपी के इलाके हैं, जहां बीजेपी 2019 में जीती थी, वहां 5% डाउन है, और जहां इंडिया की पार्टी जीती थी वहां केवल 2.5% डाउन है। मतलब चिंता का विषय है बीजेपी के लिए। चुनाव आयोग को इससे तो चिंता नहीं, ऐसा संदेह होता है। जी, अब हम आते हैं आज के दौर पर, क्योंकि उस पर हमने पहले भी बात की, दूसरे दौर में कहां कहां फंसी बीजेपी। तो आज का ऑब्जर्वेशन दूसरे दौर की वोटिंग खत्म होने के बाद। आपने शुरुआत बहुत बढ़िया बात से की कि देखिए इस वक्त क्या है कि बीजेपी सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंची हुई है। ये बात दूसरे दौर पे और ज्यादा लागू होती है। पहले दौर में फिर भी कुछ इलाके थे जहां बीजेपी अपना रिकवर कर सकती थी, लेकिन अब दूसरे दौर में देखिए, इन 88 सीटों में से 50 तो सीधे बीजेपी के अकाउंट में है, और इसमें 50 में आप जमा 12 कर दीजिए, +12 मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी के तब के और आज के सहयोगी थे, शिवसेना, अभी जेडीएस भी जुड़ चुका है, अभी जुड़ चुका, चलिए, हाँ। और इधर अदर्स में उनके कुछ अठावले थे, कुछ और पार्टियां थी। तो कुल मिला के बीजेपी 62 में आगे थी, और जो आज का इंडिया गठबंधन है वो 24 में आगे था, जिसमें से 21 कांग्रेस में है, इसमें लेफ्ट भी है, और इस 21 में भी सर 15 सीधे केरल में है, एक ही स्टेट में। अब असली खेल यही है, खेल ये है कि जहां इंडिया गठबंधन जिस 24 पे आगे है, वहां तो बीजेपी के लिए सेंधमारी असंभव है। भाई केरला में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि उनकी बोनी हो जाएगी, 20 साल से इंतजार कर रही है बीजेपी बोनी होने का, चलिए मान लीजिए इस बार हो जाएगी, तो एक सीट बनी ना, आंकड़ा तो नहीं बदला। तो जो इंडिया की 24 सीट हैं वहां सेंधमारी लगभग असंभव है, और जो एनडीए की 62 हैं वो लगभग सभी के सभी एज पे हैं, सब में एक बड़ी सेंधमारी संभव है। हम राज्यवार देखें, अब राज्यवार आते हैं और नक्शे, भारत के नक्शे पर देखते हुए, और उसके बाद राज्यवार विश्लेषण करते हैं क्या हो सकता है, क्या नफा क्या नुकसान। ये भारत का नक्शा है। पिछली बार भी योगेंद्र जी नक्शे के जरिए हमें समझाया था, एक बार फिर से योगेंद्र जी के हवाले। जी, इस बार जिन इलाकों में ज्यादा वोटिंग हो रही है सेकंड फेज में, ये देखिए, ये वाला को थोड़ा बड़ा कर दूं। जी जी जी, अरे क्या खूबसूरत, वाह। ये जो नीले इलाके हैं सब सेकंड फेज के हैं, मतलब पूरा का पूरा केरला। सॉरी, कल की वोट, आज की जो वोटिंग हुई है पूरा का पूरा केरला है इसमें।
इसमें कर्नाटका का दक्षिण का इलाका है, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा और विदर्भ का जो बचा हुआ इलाका था वो है, राजस्थान का उत्तरी पट्टी में हो चुका है, पश्चिमी दक्षिणी पट्टी जो है राजस्थान की ये सारी है, मध्य प्रदेश का ये जो विंध्य प्रदेश वाला जो इलाका है ये मध्य प्रदेश का है, यहाँ बैतूल तक होना था, बैतूल में स्थगित हो गया है। उत्तर प्रदेश का ये जो असली आरएलडी का इलाका है, दिल्ली से बिल्कुल ये दिल्ली से सटा हुआ इलाका, इस पूरे इलाके में वोटिंग हो रही है। बागपत, मथुरा, यहाँ तक कि गाजियाबाद, अलीगढ़, सब में। बिहार का ये जो पूर्वांचल सीमांचल बोला जाता है बिहार का, देखिए बिल्कुल जुड़ गया, यहाँ आपको पता नहीं लग रहा किशनगंज, कटिहार और कहाँ बिहार है और कहाँ बंगाल है। ये जो पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और बांका और भागलपुर तक और इससे सटी हुई ये दार्जिलिंग और ये बंगाल की सीटें हैं। तो मुख्य जो है यहाँ भी जो बंगाल की 3 सीटों पर भी आज वोटिंग है। और असम का ये जो मुख्यतः जो बंगाली पॉपुलेशन वाला असम का इलाका ये है, बिल्कुल बांग्लादेश से सटा हुआ है, सॉरी मैं त्रिपुरा बीच में जोड़ गया, ये जो बंगाल से जुड़ा हुआ इलाका है, यहाँ पे इस वक्त वोटिंग हो रही है। ये आज के मुख्य इलाके हैं और बीजेपी के लिए चुनौती इसलिए है कि इनमें से ज़्यादातर, केरला को छोड़ दें, ज़्यादातर इलाकों में बीजेपी का वर्चस्व है। शुरुआत आप जैसे अगर हम सीमांचल में भी जाएंगे तो वहां भी एक किशनगंज को छोड़ दें तो 4 सीटों पर जेडीयू रही है। जी बिल्कुल। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया, तो इसलिए पिछली बार बीजेपी, राजस्थान की सारी बीजेपी के पास थी और अगर जेडीएस का वोट जोड़ दिया जाए तो 14 में से 13 सीट बीजेपी के पास। बिल्कुल। तो इसलिए अचीवर जो है मैक्सिमाइज बीजेपी ने किया था, तो लूजर होने के चांस कहां है। तो जैसे कहते हैं दे कैन ओनली लूज, यहां से नीचे ही आ सकते हैं, ऊपर चढ़ने का तो रास्ता बंद है ना। तो अब यूपी, चूंकि सबकी दिलचस्पी यूपी में ज्यादा है, सब दिलचस्पी कई राज्यों में, बड़ा सूबा है इसलिए हम यूपी। आपके दर्शकों में से ज्यादा की दिलचस्पी मैं ये कह रहा हूं चूंकि बड़ा स्टेट है, मैं ये नहीं कहूंगा कहीं कम दिलचस्पी है, दिलचस्पी कर्नाटक में भी है, राजस्थान में भी है, लेकिन हाँ चूंकि बड़ा सूबा है इसलिए। हाँ, अब दिल्ली से जुड़ा हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो सारा इलाका जहां असली आरएलडी का खेल है। और देखिए खेल इतना है, अगर आप 2022 का चुनाव लें, यूपी की 8 सीटों पर आज वोटिंग थी। हाँ, अगर आप 2022 का चुनाव लें और उसमें सपा, कांग्रेस और आरएलडी का वोट जोड़ देते तो इस एक सीट को छोड़ के 7 सीट पे जीत रही थी आरएलडी, कांग्रेस और बीजेपी का कंबाइन। और आरएलडी के बाहर होते ही अगर आप गणित करें, गणित ठीक नहीं होता, लेकिन अगर आप आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो केवल ये एक सीट बच जाती है जहां पे इस वक्त सपा और कांग्रेस आगे 22 के आंकड़े के हिसाब से है। तो इतना फर्क है। मतलब ये नहीं कि ऐसा होगा, मतलब ये कि इस दौर में जयंत चौधरी और आरएलडी की साख दांव पे लगी है। सीट भले ही वो एक लड़ रहे हैं यहाँ पे बागपत की, लेकिन जयंत चौधरी का असर है या नहीं, क्या वो अपने वोट बीजेपी को ट्रांसफर करवा पाते हैं या नहीं, उसकी परीक्षा यहाँ पे अब है। बीच में सिर्फ दर्शकों को बताने के लिए कि जैसे अगर ये अब 2019 के नतीजे देखेंगे, सब बीजेपी एक इसमें अमरोहा, गड़बड़ है। एक अमरोहा थी बीएसपी के पास, दानिश अली वाली सीट है। हाँ, ये इन्होंने भाइयों ने मेरे गलत लिखा है, ये बीएसपी की सीट थी अमरोहा, बाकी सातों सीट, बाकी सारी बीजेपी की सीट, बीजेपी के। तो ये एक तरह से बीजेपी को यहां से कामयाबी मिली पिछले चुनाव में। बागी जी। तो यहाँ पे इस वक्त जो कॉन्टेस्ट है, कॉन्टेस्ट ये है कि दरअसल कई लोग कह रहे हैं कि अमरोहा शायद थोड़ा ढीली पड़ी है। अमरोहा में दानिश को संकट हो सकता है, लेकिन जो बाकी सीट हैं वहाँ पे काफ़ी सीरियस कॉन्टेस्ट हो रहा है अलग अलग कारणों से। ये इलाके हैं गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, जहाँ राजपूत वोटों का विद्रोह है, बहुत शहरी इलाका है। आपका नोएडा इसके अंदर आता है, तो यहाँ पे बिल्कुल हमारे पास में जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं वहीं पे वोटिंग हो रही है। यहाँ पे राजपूत वोटों की विद्रोह की वजह से दिक्कत है। मेरठ वैसे भी हमेशा ऐसी सीट रही है जिसमें संकट रहा है, लेकिन बीजेपी का एज रहा है। बीजेपी मेरठ हो, चाहे गाजियाबाद हो, गौतम बुद्ध नगर हो, इवन बुलंदशहर, ये सब, इवन अलीगढ़, इवन मथुरा। हाँ। तो आप समझिए कि जाट बाहुल्य का जो दूसरा इलाका बचा था उस सारे में आज वोटिंग होनी है। और क्या जयंत चौधरी को साथ लेकर बीजेपी ने जो खेल खेला है और बीजेपी के साथ जाकर जयंत चौधरी ने जो बहुत बड़ा रिस्क लिया है, उसकी परीक्षा आज होनी है। तो अब अगर इसको देखें हम यूपी को, पिछली बार अगर देखें तो 80 सीटों में बीजेपी
62 सीटों पर बीजेपी को कामयाबी और मिली दो थी। इनके सहयोगी थे तो 64 हो गए। 64 हो गए, 2 अपना दल। लेकिन 2014 में 71 प्लस 2 सीटें थी। ठीक। अब बीजेपी ने नारा 80 का दिया है। अब की बार 80 पार तो नहीं कर सकते क्योंकि सीटें तो 80 है, लेकिन अब 80 का नारा दिया। अब यहाँ जो पहले दौर में जैसा दिखा कि पश्चिमी यूपी की कई सीटें जहाँ बीजेपी के लिए बहुत चैलेंज है पहले दौर में, हालांकि उसमें यह भी था कि 8 में से 5 सीटें पहले भी हार गई थी बीजेपी, 3 बीएसपी 2 सपा थी, बीच में रामपुर जीत गई। तो उस टफ कंडीशन को हमने एनालाइज किया। इसमें आपको क्या लगता है ऐसे मोटे तौर पर? पहले और दूसरे दौर का यही अंतर था। पहले दौर में डिफेंड करना था एसपी और बीएसपी को, क्योंकि 8 में से 5 उनके पास थी। यहाँ डिफेंड करना है तो केवल बीजेपी को डिफेंड करना है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इन सीटों को रिटेन करना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर होगी। ये आसान काम नहीं है। यहाँ बैठ के हम भविष्यवाणी तो लगा नहीं सकते, लेकिन अगर 2-3% का भी नुकसान होता है और अगर जयंत चौधरी बागपत को छोड़ के जिन सीट पर वो नहीं लड़ रहे वहाँ यदि जाट वोट ट्रांसफ़र नहीं होते हैं तो बीजेपी के लिए संकट का बायस है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पे कुछ नुकसान है, कितना होगा कह नहीं सकते, लेकिन कुछ नुकसान बीजेपी को अवश्य है। और ये उत्तर प्रदेश की ओवरऑल सिचुएशन से भी लिंक्ड है, जहाँ सब जो घूम रहे हैं, मैं खुद भी घूमा, बीजेपी को 2022 से वोट कम हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। और अगर वो यहाँ होता है तो निश्चित ही बीजेपी के लिए दिक्कत का मामला है। कितना है कह नहीं सकते। और चूंकि अभी 8 सीट अभी और 8 सीट पिछली बार 16 सीटों पर ही वोटिंग हुई है, तो उस हिसाब से अभी देखें तो 66 सीटों पर वोटिंग अभी यूपी में बाकी है। अब ये राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान में 25 में से 24 सीटें बीजेपी जीती थी। 1 सीट नागौर से हनुमान बेनीवाल, वो भी एनडीए के साथ थे। लेकिन पीछे भी चले जाएं, ये बहुत अहम है योगेन जी, 2014 में चले जाते तो पूरी बीजेपी जीत गई। 25 की 25 थी उनके 25 की 25 ये सारी जीती थी। अब यहाँ दूसरे दौर में जो 13 सीटें हैं, इसको अगर देखें, ये वाला जो दौर है, ये दौर, और इस 13 में भी सारी बीजेपी की थी। ये दौर बीजेपी के लिए अपेक्षाकृत बेहतर था। जब चुनाव शुरू हुआ तो लोगों ने कहा देखिए लड़ाई जो कुछ भी है पहले दौर में ही है, दूसरे में तो बीजेपी झाड़ू मारेगी। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहले दौर की तुलना में बीजेपी यहाँ बेहतर है। सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ 13 में से 13 है और वहाँ 12 में से 11 थी, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप यहाँ पूरा हिसाब भी लगाएं, विधानसभा हिसाब का भी देखें, तो बीजेपी को अधिकांश में लीड प्राप्त है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा था, इस दौर में भी संकट हुआ। उसके कारण 2 थे। एक तो पहले दौर में जो बीजेपी की दुर्गत हुई है, और मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ पहले दौर में बीजेपी को झटका लगा है, उसकी खबर राजस्थान के दूसरे इलाकों में, उसका मध्य प्रदेश में असर पड़े, उत्तर प्रदेश में पड़े वो नहीं है, लेकिन राजस्थान में असर पड़ता है। एक तो वो हुआ है, और दूसरा कुछ इलाकों में बहुत लोकल फैक्टर्स हैं। अब आप बांसवाड़ा सीट को लीजिए, ये सीट उदयपुर से बिल्कुल सटी हुई सीट है। यहाँ पे भारत आदिवासी पार्टी जो मुख्यतः राजकुमार रोत जो गठबंधन के साथ चुनाव, जो मुख्यतः भील समाज की पार्टी है, कांग्रेस से गठबंधन अगर लोकसभा विधानसभा चुनाव में होता तो कांग्रेस की इतनी दुर्गत न होती। अब गठबंधन तो नहीं हुआ, लेकिन आखिर में कर करा के किसी बहुत नाटक हुआ, आप जानते हैं इस सीट के ऊपर, लेकिन अंततः कांग्रेस का सिंबल वापस नहीं हुआ, जो प्रत्याशी था उसको बाहर किया गया। नाम के वास्ते कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ खड़ा हुआ है, लेकिन अंततः कांग्रेस ने ऑफिशियली कह दिया भाई हम चाहते हैं, तो यहाँ गठबंधन। यहाँ पे जो भारत आदिवासी पार्टी है बहुत दमदार, देखिए कई मायनों में भारत आदिवासी पार्टी और मध्य प्रदेश में कई संगठन, ये बिल्कुल जो कांशीराम जी ने दलित उसमें किया था ना, कुछ वैसा यहाँ हो रहा है। आदिवासी पहली बार उठ रहा है और आदिवासी युवा कह रहे हैं पुराने नेतृत्व को साइड में करो। बहुत स्ट्रांग सीट है बीजेपी। हालांकि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो कांग्रेस छोड़ के, अशोक गहलोत के विश्वास पात्र मालवीय वो छोड़ के गए हैं, लेकिन यहाँ संकट है। अब बाड़मेर की सीट को लीजिए, बाड़मेर में एक नया अनजान युवा कैरिस्मेटिक तरीके से उठ रहा है। खुद जीतेगा नहीं जीतेगा हम नहीं कह सकते, लेकिन पूरे चुनाव के समीकरण की दूरी बन गया, बिल्कुल त्रिकोणीय हो गया है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि उसकी वजह से कांग्रेस निकल जाएगी। जो भी हो, ये फंसा हुआ चुनाव है। कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री हैं, वहां से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। जोधपुर में खुद अशोक गहलोत के बेटे हैं, और अशोक गहलोत के बेटे जालौर में हैं। जोधपुर में पिछली बार थे, हाँ इस बार गजेंद्र शेखावत हैं, उनके साथ बीजेपी का कैंडिडेट है। उन्होंने, अशोक गहलोत ने अपनी काफी रेपुटेशन इस सवाल पे लगा रखी है, तो ये गंभीर है। और टोंक एक सीट है जो दरअसल पिछले राउंड से लगभग जुड़ी हुई है।
यहाँ पे कांग्रेस बेहतर स्थिति में है, लड़ाई में है, और लड़ाई और टोंक पाली में गुजर फैक्टर, गुजर मीना फैक्टर भी है और सचिन पायलट की पूरी ताकत भी है। लगभग ये पहले फेज का एक्सटेंशन ही है टोंक। बिल्कुल, दरअसल एक पहले फेज को ही बिलोंग करता है, सेकंड को बिलोंग नहीं अगर सचिन पायलट गुजर वोट कुछ ट्रांसफर करा ले गए, क्योंकि जो कैंडिडेट है वो सचिन पायलट का करीबी है और वहां एक मीना फैक्टर है और किरोड़ी लाल मीना उस इलाके के नेता हैं। अभी चुनाव में किरोड़ी लाल मीना ने कामयाबी हासिल की विधानसभा में, तो वो एक वहां प्रभावित करने वाला इलाका है, इसलिए माना जाता है कड़ी टक्कर वहां भी है। हाँ। तो लड़ाई पाली में है, जालौर में है, और अगर बांसवाड़ा में बीजेपी को समर्थन करने से कुछ फायदा हो तो चित्तौड़गढ़ में भी कांग्रेस के पास चांस है। तो मतलब जिस दौर में लोग पहले मान रहे थे कि भाई एक आधी सीट पे ऑपोजिशन हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, वहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पे लड़ाई है। हालांकि इसमें एक खास बात है जिसमें चित्तौड़गढ़ भी शामिल है, जिसमें उदयपुर भी शामिल है, जिसमें अजमेर भी शामिल है। एक खास बात है कि इस बार झालावाड़ भी शामिल है, भीलवाड़ा भी शामिल है, राजसमंद भी है शायद। इस दौर में जो 13 सीटें हैं, इसमें 7 सीटें ऐसी है योगेंद्र जी जहां 4 लाख से ज्यादा मार्जिन से बीजेपी जीती थी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई संदेह नहीं। 4 लाख से ज्यादा, 4.25 लाख, 5.25 लाख, 5.5 लाख। पिछली बार जब ये याद रखिए, राजस्थान एक बॉर्डर स्टेट है और ये बालाकोट और उसके बाद जो माहौल था राजस्थान में, और ये फौज का इलाका है राजस्थान, उसके बाद जो माहौल था उसकी तुलना आप किसी चीज़ से नहीं कर सकते हैं। बहुत ही अलग तरह का माहौल था। और ये जो झालावाड़ कोटा का इलाका है, तो बहुत बड़ा गढ़ रहा है बीजेपी का। राजस्थान की बीजेपी दरअसल शुरू ही यहाँ से हुई है, तो उसकी तुलना तो हम नहीं कर सकते। कोटा के बारे में भी लोग कह रहे हैं, जो स्पीकर हैं ओम बिरला वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका मुकाबला बीजेपी के ही रहे प्रहलाद गुंजल उनसे है। तो कोटा में भी कुछ लोग कह रहे हैं फाइट है। अब क्या वो फाइट का निष्कर्ष निकलेगा वो पता नहीं। मतलब जो बिल्कुल एक तरफा राउंड दिखाई देता था, इसी वजह से 4-4 लाख का मार्जिन, 2.5 लाख का मार्जिन, उसके बाद तो आप सोचना ही छोड़ देते हैं। वहां पे लड़ाई है और ये सबसे बड़ी खबर है। तो ये जो शुरू में चलाया था ना कि राजस्थान में 25 में से 25 और ये सब जो सर्वे चल रहे थे, बिल्कुल आधारहीन बातें हैं। राजस्थान में दोनों राउंड को जोड़ लीजिए, कम से कम 8-10 सीट पे ऑपोजिशन को जीतने की बहुत अच्छी उम्मीद है, और अगर ये होता है तो बहुत बड़ा झटका बीजेपी की। तो यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बीजेपी ने 400 पार के आंकड़े का नारा दिया है, 303 पिछली बार हासिल किया, तो कौन कौन से राज्य हैं जहां बीजेपी को झटका लग सकता है। अगर झटका लग सकता है तो सीटें कहां से कम हो सकती है। अभी हम लोग आकलन और अनुमान है, फाइनल रिजल्ट 4 तारीख को। लेकिन हाँ, वो राज्य खास तौर पर अहम है जहां मैक्सिमम क्या, अधिकतम क्या, सारी की सारी सीटें बीजेपी ने जीत ली थी, उसी में से राजस्थान। आगे बढ़े जी। उसके बाद हम आते हैं दूसरी स्लाइड पर। अब यह है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश को अगर देखें तो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने पिछली बार जबरदस्त कामयाबी हासिल की। एक नकुल नाथ जीत पाए जो कमलनाथ के बेटे हैं छिंदवाड़ा से, और सारी सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। अब हम इस बार के 6 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें ये स्थिति अब आप बताएं। होना यहाँ 7 पे था, एक बैतूल में हाँ। थी जहाँ की एक उम्मीदवार की मृत्यु के कारण वो कैंसिल हो गया वहाँ पे चुनाव होना। अब ये अलग अलग इलाके हैं। आपका टीकमगढ़ दमोह जो है ये आपका बुंदेलखंड का इलाका आता है, खजुराहो तक। सतना रीवा जो है ये विंध्य प्रदेश का इलाका आता है, और होशंगाबाद और बैतूल जो थे वो मध्य प्रदेश के निचले इलाके से जाते हैं, जो वहाँ का केंद्रीय इलाका है। यहाँ में फिर खजुराहो सीट में एक दिक्कत हो गई ऑपोजिशन के लिए, वो ये क्योंकि सपा का जो नॉमिनेशन था वो रद्द हो गया। ये एक सीट थी जो कि गठबंधन में सपा को दी गई। आपको ध्यान होगा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस में इतनी तनातनी हो गई थी, कौन अखिलेश वाला सपा को बयान सीट दी, और सपा कुछ ऐसा हुआ कि सपा के कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द हो गया। वहां अब उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक को सपोर्ट किया है, तो वहां एक कमजोरी आ गई है इस सीट में। यहाँ ऑपोजिशन के लिए बहुत ज्यादा चांस नहीं कम चांस। और ऐसे भी अगर देखें तो बीजेपी की कामयाबी की और बहुत बड़ा मार्जिन से बीजेपी जीतती रही है। फिर भी मैं सुन रहा हूं कि सतना रीवा के अंदर कॉन्टेस्ट हो रहा है। होशंगाबाद वगैरह बहुत स्ट्रांग सीट रही है, टीकमगढ़ दमोह, लेकिन टीकमगढ़ में कॉन्टेस्ट है, क्योंकि विधानसभा की दृष्टि से देखें तो टीकमगढ़ वो सीट है जहां ऑपोजिशन को ज़्यादा वोट थे बीजेपी की बजाय। तो कुछ कॉन्टेस्ट यहाँ भी हो रहा है, ऐसी खबर है। लेकिन यहाँ बीजेपी का पलड़ा भारी है। दूसरे इसमें निश्चित ही बीजेपी अगर ऑपोजिशन एक सीट भी छीन लेता है तो उपलब्धि होगी उसकी। अब चूंकि पिछली बार मध्य प्रदेश का ये आंकड़ा था कि बीजेपी 28 सीटें जीती थी, सिर्फ एक छिंदवाड़ा की सीट हारी थी, लेकिन 58% वोट मिले थे। देखिए ना, हाँ, वो
58%। 24% का फासला, बहुत तो जबरदस्त कॉन्टेस्ट ही नहीं फासला। सही रहता बात, ना ये उसके दोनों बाद। के बीच के अगर फासले को वैसी देखें। स्थिति आज नहीं है, ये हम पक्का कह सकते हैं। सीटों पे कितनी जाएंगी इस इलाके अब में। हम आ रहे हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि महाराष्ट्र में समीकरण बहुत बदला है। उसके बाद हम कर्नाटक पर आएंगे। जी जी। ये जो महाराष्ट्र के इलाके हैं, दरअसल ये दो अलग क्षेत्र हैं। ये जो हैं, ये वर्धा तक ये जो सीटें हैं, सॉरी, इसमें यवतमाल तक आप ले लीजिए, यवतमाल तक ये जो सीटें हैं, ये सारी आपके जिसे विदर्भ कहते हैं, विदर्भ का छोटा सा हिस्सा पिछली बार हुआ था, विदर्भ का बाकी हिस्सा इस बार हो रहा है। तो ये विदर्भ की हैं, और ये जो हैं आपको, ये मराठवाड़ा शुरू हो गया है। तो दो अलग इलाके हैं महाराष्ट्र के। पहले फेज में महाराष्ट्र में जो सीटें गई थी, वहां सीधा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी था, किसी सहयोगी का चक्कर नहीं था। अब दोनों तरफ से सहयोगी हैं। यहाँ पे कांग्रेस के साथ साथ शिवसेना सीट कॉन्टेस्ट कर रही है, यहाँ पे एनसीपी भी सीट कॉन्टेस्ट कर रही है। और खास बात यह है कि पिछली बार भी जैसे सेना ने ये सीट जीती, यवतमाल जीती, हिंगोली जीती, फिर यहाँ परभनी जीती, फिर बुल्ढाना जीती, तो सेना ने, मतलब उद्धव ठाकरे की सेना ने, ओरिजिनल सेना ने कामयाबी हासिल की। अब दो टुकड़े जरूर हुए, लेकिन ये गढ़ रहा है। तो अब एक तरह से गठबंधन की परीक्षा इस राउंड से शुरू हुई है। पिछले राउंड तक गठबंधन का कोई खेल नहीं था, अब गठबंधन की परीक्षा शुरू हुई है। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज की परीक्षा है, वो है प्रकाश अंबेडकर की पार्टी बहुजन वंचित अघाड़ी, जिसने दलित के साथ साथ वहां के अति पिछड़े का कुछ वोट लिया। खुद प्रकाश अंबेडकर यहाँ अकोला से लड़ रहे हैं अपना चुनाव। पिछली बार 2019 में वो महाराष्ट्र के सबसे बड़े, जिसे स्पॉइलर कहा जाता है ना, खेल बिगाड़ने वाले, मतलब उन्होंने इतना वोट लिया जिसकी किसी को अपेक्षा नहीं थी, और उसकी वजह से कोई 10 सीट बदली महाराष्ट्र में। इस वक्त महाराष्ट्र काफ़ी बातचीत के बाद, यहाँ तक कि जब बम्बई में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, प्रकाश अंबेडकर मंच पे मौजूद थे, लेकिन उसके बाद गठबंधन नहीं हुआ। तो परीक्षा इसकी है कि प्रकाश अंबेडकर कितनी जगह पे खेल बिगाड़ सकते हैं। अगर हो जाता तो निश्चित ही इन सब सीटों पे आगे रहते, लेकिन अब जब नहीं हुआ तो उसके बाद क्या स्थिति है उसे देखना होगा। यहाँ कम से कम विपक्ष की ये जो महाविकास अघाड़ी है कांग्रेस वाला, उनकी अपेक्षा होगी कि इनमें से आधी सीट वो ले सकते हैं, इनमें से आधी सीट लेने की उनकी अपेक्षा रहे। तो उस हिसाब से देखें तो 8 में 4 अगर विपक्ष के पास, मतलब महागठबंधन के पास, इंडिया अलायंस पास, जो भी कहें, गया तो एक तरह से बीजेपी के लिए नुकसान है, क्योंकि ओवरऑल अगर महाराष्ट्र में देखेंगे तो 23 सीटें अकेले बीजेपी को थे पिछली बार, और 48 अगर मुझे याद है 18 सेना को थी, 41 थी, 48 में से 41 सीटें। बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर आधी सीट लेता है विपक्ष, तो वो विपक्ष के लिए उपलब्धि मानी जाएगी, और इसका मतलब होगा उनके लिए 2-3 सीट का गेन हो रहा है। हाँ, लेकिन अगर एक खत्म करते हैं, अगर आधी भी लेता, पिछली बार भी देखें तो बीजेपी को 1, 2, 3 सीटें थी। एक सिर्फ अमरावती में अपना कैंडिडेट इंडिपेंडेंट को, नवनीत राणा को कर दिया, तो ये 3 ही सीट थी बीजेपी की, अगर डायरेक्ट लॉस देखें तो। शिवसेना, हाँ देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, क्योंकि बीजेपी को केवल 22 सीट थी, और बीजेपी ने इस बार कम से कम 30 सीट पे लड़ेगी, तो बीजेपी को खुद लॉस रिलेटिवली कम हो सकता है, अलायंस को लॉस ज्यादा होगा इस बार। और खासतौर पे जो शिवसेना शिंदे है, जो कुछ रिपोर्ट महाराष्ट्र से आ रही है वो बता रहे हैं कि बीजेपी शिवसेना शिंदे में शिवसेना का पुराना वोटर उसके साथ कतई नहीं जा रहा। बीजेपी अपने आप में एक मजबूत स्थिति में तो है ही। अब हम आते हैं बिहार, और उसके बाद हम आएंगे विदर्भ जो है वो बीजेपी का पुराना गढ़ रहा है। अब ये बिहार का सीमांचल का इलाका है। ये जो किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, ये सब पुराना पूर्णिया जिला था, जिसपे फणीश्वर नाथ रेणु लिखा करते थे, ये वो जिला है। बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी है। कांग्रेस के पास फिलहाल ये सीट ऑलरेडी है। एक्सपेक्टेशन ये है कि कांग्रेस इसे रिटेन कर लेगी। कटिहार भी कांग्रेस जीतती रही है, तारिक अनवर और है। कांग्रेस का यहाँ भी एक अच्छा स्कोप है। पूर्णिया में ऑफिशियल कैंडिडेट जो इंडिया गठबंधन की हैं, बीमा भारती, वो ऐसा लगता है कि कॉन्टेस्ट से बाहर हैं, और इस वक्त असली मुकाबला जेडीयू और पप्पू यादव के बीच में है। जेडीयू और पप्पू यादव का जिक्र जब आया तो आरजेडी वाले बोल रहे हैं कि पप्पू यादव का एक
क्रिएट किया गया है सोशल मीडिया पे, जबकि जमीन पर हम मुकाबला करें। मैं नहीं जानता, मैं ज्ञानी पूर्णिया, ये उनका दावा है। देखिए, पप्पू लेकिन यादव के बारे पूर्णिया में में एक चीज फंस गई। अगर पप्पू यादव मैनेज हो गए होते और कोई रास्ता निकलता तो पूर्णिया निकाला जा सकता था। जी, मतलब आएगा तो कुल मिला के कांग्रेस के पास ही, क्योंकि उनकी पत्नी कांग्रेस में। देखिए, पप्पू यादव के बारे में सैकड़ों तरह की आलोचना हो सकती है और आप जानते हैं क्या क्या आलोचना है, लेकिन कोई ये कहे कि वो सिर्फ सोशल मीडिया के आदमी है तो ये बात तो सही नहीं, है। मगर लड़ाई को लेकर कह रहे कि भाई वो 3 बार पूर्णिया से जीते हुए सांसद रहे 91 से। एग्जैक्टली। तो और जो कुछ रिपोर्ट है वो कह रही है कि जो उनका जो ऑफिशियल कैंडिडेट इंडिया के हैं गठबंधन के, वो नंबर 3 पे चल रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट्स मैंने सुनी है। बाकी तो पूर्णिया आपको अच्छा, अगर देखें पिछली बार तो ऐसे 4 सीटें जेडीयू की है, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका। ये बिहार की महत्वपूर्ण इक्वेशन है ये कि देखिए, इस वक्त एनडीए का सबसे कमजोर कड़ी जो है वो जेडीयू है। और इसलिए लोग कह रहे हैं कि अगर लूज ज्यादा एनडीए करेगा तो जेडीयू के रास्ते करेगा। जो मैंने महाराष्ट्र के बारे में बोला कि अगर ज्यादा नुकसान एनडीए को होता है तो बीजेपी के सहयोगियों में होगा, ठीक इसी तरह से, क्योंकि जेडीयू को फिर 16 सीट दे दिया गया है, जो कि मतलब जेडीयू की जमीनी स्ट्रेंथ के हिसाब से कतई बैठता नहीं है। इसलिए जेडीयू की जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं खतरे में है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो यहाँ आप क्या देखते हैं आज की स्थिति में, जहाँ सिर्फ एक किशनगंज इंडिया गठबंधन के पास है 5 में? अगर आप पप्पू यादव को अंततः इंडिया कोalition का हिस्सा माने तो मैं समझता हूँ 3 सीट की उम्मीद उन्हें करनी चाहिए। 5 में 3। 2 का इजाफा होने की। चलिए आगे आते हैं। अब यह है कर्नाटक। कर्नाटक में अगर देखें तो आज 14 सीटों पर वोटिंग हुई, कुल 28 सीट है। पिछली बार 25 सीटें बीजेपी जीती। पिछली बार के आंकड़े ये हैं 2019 के। कर्नाटक भी बहुत अहम है क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी को शिकस्त तब हुई जब प्रधानमंत्री मोदी बजरंग दल को बजरंग बली बोलकर पूरी ताकत से कूदे। हिंदुत्व का एजेंडा, हिंदुत्व की प्रयोगशाला कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में हिजाब और हलाल और झटका न जाने क्या कुछ रचा गया, लेकिन शिकस्त मिली विधानसभा में। अब लोकसभा अगर पिछली बार की तुलना में देखें तो पिछली बार बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिली कर्नाटक में। अब इस बार क्या लगता है? अजीत भाई, पहले दिन से मैं कह रहा हूँ इस लोकसभा चुनाव के बैटल ग्राउंड स्टेट्स जो हैं, जहाँ मतलब कुरुक्षेत्र, जहाँ सचमुच पासा पलट सकता है, वो है कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार, जहाँ पासा पलट सकता है, ये मैं कहता आया हूँ। कर्नाटका में पिछली बार आप देखते कि पिछली बार 28 में से केवल 1 सीट कांग्रेस को आई थी। वो यहाँ पे दिख रही होगी आपको, ये है ना, बेंगलोर के नज़दीक की सीट है। नहीं सॉरी, माफ करिए, ये नहीं है, ये बेंगलोर ग्रामीण, जहाँ इनके भाई जीते हैं। बेंगलोर ग्रामीण, सॉरी, बेंगलोर ग्रामीण जो है वहाँ पे शिव कुमार के भाई जीते थे, तो एकमात्र 1 सीट केवल मिली थी। ये इलाका बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये साउथ कर्नाटका है। कर्नाटका 2 फेज में होगा, 14 आज हो रही हैं और 14 होंगी अगले राउंड में। बीजेपी के लिए ज़्यादा मुफीद है इस चुनाव में, और बड़ी अजीब चीज़ है क्योंकि ये बीजेपी का सबसे कमज़ोर इलाका हो सकता है। तो और हमारे उत्तर भारत के दर्शकों के लिए मैं कहूँगा, आप इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश समझ लीजिए। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट लोगों का आधिपत्य है, वैसे यहाँ ओकलिगा, और वोकलिगा लगभग, किसी ने मुझे कहा, एक हरियाणा के राजनीतिज्ञ वहाँ गए थे, कहता यार ये वोकलिगा जो है जाट है कर्नाटका का, ऐसे समझो तो तुम्हें समझ आ जाएगा। तो ये कर्नाटका का जाट है जो कि इस इलाके, और जैसे यहाँ उनकी पार्टी आरएलडी है, वहाँ उनकी पार्टी जेडीएस है, और उन जैसे यहाँ चौधरी चरण सिंह थे, वहाँ हैं अपने देवेगौड़ा। मैं तुलना नहीं कर रहा, मैं केवल समझाने की दृष्टि से कह रहा हूँ कि वो है। बीजेपी को यहाँ कोई ठौर नहीं था, लेकिन इस बार बीजेपी ने जेडीएस के साथ अलायंस कर लिया, और अब बीजेपी को लग रहा है जैसे आरएलडी के साथ अलायंस करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, यहाँ बीजेपी को लग रहा है, और देखिए जेडीएस को अच्छा खासा वोट है इस इलाके में, जेडीएस का ज़्यादातर वोट इसी इलाके में है। तो इस गठबंधन को ले देकर यहीं पे स्ट्रेंथ है। और जब चुनाव शुरू हुआ तो मेरे मित्र कह रहे थे कि देखिए फर्स्ट फेज इंडिया गठबंधन के लिए अब नहीं बचा क्योंकि अलायंस हो गया है, जो कुछ भी उम्मीद है सेकेंड फेज में है। लेकिन परसों जब मैं चेक कर रहा हूं अपने दोस्तों से, तो बता रहे हैं कि बेंगलोर की एक सीट, बेंगलोर सेंट्रल, जहां राजीव गौड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, वहां उम्मीद बता रहे हैं। ये दक्षिण कन्नड़ा, ये बिल्कुल एक अलग इलाका है वहाँ का, जहाँ भयानक सांप्रदायिकता का खेल है और ये तटीय इलाका है। चित्रदुर्गा में बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ पहले कांग्रेस जीती हुई है। जी, वहाँ पहले जीती है। चामराजनगर और चिकबल्लभपुर में कॉन्टेस्ट ये भी है, कांग्रेस कोलार और में जीती रही कॉन्टेस्ट है, और हासन में कॉन्टेस्ट है। हासन देवेगौड़ा की घर की सीट, जिनमें उनके पोते इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं, और जो मेरी खबर है उसके हिसाब से हासन अटका हुआ है। और अगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग, हासन ये बिल्कुल 2014 जैसे हासन जीता, ये बिल्कुल देखिए, हासन वही है जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बागपत है। बिल्कुल, कि अगर बागपत में हार गए मतलब तो चरण सिंह और उनकी फैमिली का कहीं तो ये हासन है।
यहाँ पे अगर होता है तो देखिए कितनी जगह पे इस वक्त चुनाव अटका हुआ है, 6-7 सीट में, जबकि ये राउंड लगभग वॉश आउट माना जा रहा था। और बीजेपी को याद रखिए, बीजेपी को यहाँ 28 में से 25 सीट हैं, 2 सीट जेडीएस की जोड़ दें तो 28 में से 27 हैं। और अगर यहाँ 4-5 सीट में नुकसान हो रहा है तो ये मामला काफ़ी गंभीर है। इसमें आप कोस्टल सीटों को छोड़ दीजिए, ये कोस्टल की उडुपी की सीट है और उधर इसके साथ जो दक्षिण कन्नड़ा, इन दोनों को छोड़ दीजिए, यहाँ बीजेपी बहुत मजबूत रही है। बेंगलुरु के कुछ इलाकों में बीजेपी फिर बहुत मजबूत रही है, लेकिन उसके इर्द गिर्द के ये जो दक्षिण कर्नाटका के ये जो इलाके हैं, इन सब इलाकों में कॉन्टेस्ट काफ़ी सीरियस है। और अभी आज की तारीख में लगता है कि यहाँ पे कांग्रेस 3-4 सीट निकालने की स्थिति में है। और इस राउंड में जो दूसरे राउंड की 14 सीटें, बेंगलोर ग्रामीण को मैं वो तो ऑलरेडी कांग्रेस के पास है, तो 3-4 सीट निकालने की स्थिति में है। और जो मेरी खबर है वो ये है कि सेकंड राउंड जो आएगा वो बीजेपी के लिए बिल्कुल नाकों चने चबाने वाला होगा। असली राउंड वो है इंडिया कोalition के लिए। लेकिन इसमें भी अगर वो 3-4 सीट निकाल जाते हैं, जैसा मैंने कहा राजस्थान के सेकंड राउंड और कर्नाटका का फर्स्ट राउंड लगभग एक जैसा है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग बोल रहे हैं। जैसे 14 में आप बोल रहे हैं 3-4 सीटें, एक ऑलरेडी है, तो इसका मतलब 4 सीटें यहाँ और उसके बाद सेकंड राउंड में आप कह रहे हैं वो अगर बीजेपी के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है, तो इसका मतलब टोटल अगर हम 28 सीटों की बात करें जहाँ बीजेपी ने 25 सीटें जीती, तो यहाँ आप मतलब 8, 10, 12 जैसी सीट देख रहे हैं नुकसान। भाई हमारे साथ ही वहाँ जो काम करते हैं, जिनसे बात करता हूँ, मैं तो कर्नाटका को क्या समझता हूँ, वो तो कह रहे हैं 18 सीट इस बार इंडिया कोalition को आ रही है। मतलब 18 कह रहे हैं बेंगलुरु में। हाँ। टोटल ये जो सीट है 28 में से 18 कह रहे हैं इंडिया कोalition के लिए, लेकिन मैं उसको 12 मानता हूँ जब वो 18 कहते हैं। हाँ। अगर देखिए 10 सीट से फालतू कुछ भी अगर कांग्रेस ले जाती है बीजेपी जेडीएस गठबंधन के बावजूद, तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी उनके लिए। और फिर तो ये देखेंगे कि 303 सीट जहां बीजेपी है वहां से अगर ऐसे कुछ कुछ गिरने लगा कि यहां से 8-10 सीट कम हो गया, और जहां आप बता रहे राजस्थान में कम हो गया और कम हो गया, तो फिर तो उसके बाद बहुत कम फासला है। यही सवाल मैं पहले दिन से पूछ रहा हूँ कि भैया 30-40 सीट इनकी जा रही है, 31 सीट की 272 और 303 के बीच 31 सीटों का फासला है। एक्जैक्टली। आपकी 10 सीट कर्नाटका से गई, 10 सीट आपकी राजस्थान, आप मध्य प्रदेश उसमें जोड़ दीजिए, वहाँ गई, 10 सीट आपकी महाराष्ट्र से जा रही हैं, और आपको नुकसान हो रहा है इसके साथ बिहार में कुछ नुकसान हो रहा है। इसकी भरपाई कहाँ से होगी? और उत्तर प्रदेश, हम अलग से कभी चर्चा करेंगे इस पे, उत्तर प्रदेश में बीजेपी रिटेन नहीं कर सकती। चढ़ने की तो बात छोड़िए, बीजेपी डाउन जा रही है। अगर वहाँ नुकसान हुआ तब तो कोई सूरत मुझे दिखाई नहीं। तो आपने कहा कि राजस्थान में नुकसान है, कितनी सीट? लगभग 8-10 सीट, जितना भी आप कह लें, 8-10 सीट राजस्थान बोल रहे हैं। उसके बाद कर्नाटका बोल रहे हैं आप। कर्नाटका में तो कम से कम 10 सीट का नुकसान 8-10 या 10, यहाँ पे 8-10 10 का नुकसान हो रहा है। उसके बाद फिर आप ये देखिए अपना यूपी। यूपी में मैं तो आज की तारीख में नुकसान देख रहा हूँ, इस पे अलग से चर्चा करेंगे। यूपी में 62 की बजाय तो कम से कम 10-12 सीट का नुकसान हो रहा है, जबकि ये तो कह रहे थे कि बढ़ रहे हैं यूपी के अंदर। यूपी में भी माइनस आप देख रहे हैं। 10 भी अगर लेते हैं तो 62 से 52 हो सकती है। और आप फिर महाराष्ट्र और बिहार में आप जोड़िए, बिहार आप बता दीजिए क्या होगा। और महाराष्ट्र में क्या नुकसान देख रहे हैं? 23 सीट है शायद बीजेपी को शायद 1-2 सीट का नुकसान है, लेकिन गठबंधन को कम से कम 8-10 सीट का नुकसान। और उसके बाद बिहार में 17 है बीजेपी। फिर वही कहूंगा, बीजेपी को 2-3 सीट का नुकसान होगा, हो सकता है कम से कम, लेकिन गठबंधन को 10 सीट का नुकसान हो रहा है। ये बहुत अहम बात बोल रहे हैं। चलिए अब हम लास्ट का एक स्लाइड है और उसके बाद हम इस वीडियो का लास्ट में पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को पिछली बार अच्छी खासी कामयाबी मिली। 2 सीटों वाली बीजेपी सीधे जंप करके 18 सीटों पर पहुंच गई। इस बार बीजेपी को उम्मीद है कि हम 18 से 2-4 सीटें बढ़ाएंगे, लेकिन अब क्या होने वाला। और ये 3 सीट जहां आज वोटिंग हुई है, ये तीनों सीट अलग अलग पैटर्न है। जैसे देखिए छत्तीसगढ़ में सीटें नीचे से ऊपर जा रही हैं। शुरू हुआ बस्तर से, अब ऊपर कांकेर वगैरह में आ गया, जहां इंसिडेंटली छत्तीसगढ़ की जो तीनों सीटें, हमने अलग से चर्चा नहीं की है, छत्तीसगढ़ की तीनों सीटें वो हैं जहां ऑपोजिशन के लिए सबसे अच्छा चांस है, जो आज हो रही है। कांकेर, राजनांदगांव और एक और सीट तीनों में है। बंगाल में ऊपर से नीचे आ रही है। तो ये नॉर्थ बंगाल था, यहाँ पे अब नॉर्थ बंगाल दार्जिलिंग के बाद खत्म होता है और अब टीएमसी का जोन शुरू होता है। और टीएमसी को दार्जिलिंग में तो खैर उम्मीद नहीं है, असली खेल रायगंज का है। अगर रायगंज में टीएमसी हरा देती है बीजेपी को, तो फिर बीजेपी को नुकसान होना शुरू होगा।
आज की तारीख में बंगाल में खेल ये है, क्या वो 18 सीट बीजेपी बचा सकती है? आज से 2.5 साल पहले लगता था कि कोई सवाल ही नहीं होता बीजेपी का, फिर बीजेपी ने रिकवर किया है, अब दावे किए जा रहे हैं 18 से ऊपर। तो अब जो है टीएमसी बैटल ग्राउंड शुरू हुआ है, अगले राउंड से टीएमसी के असली गढ़ आने शुरू होंगे उसमें। अब चूंकि योगेंद्र जी को फ्लाइट पकड़नी है, जाना भी है और वक्त कम है, जितनी बातें इन्होंने की और ऐसे भी बहुत सारे मुद्दे क्या है, लोकल इशू क्या है, क्या चुनाव, पिछली बार योगेंद्र जी ने कहा कि चुनाव अब लोकलाइज हो गया, नेचुरल पॉलिटिक्स जैसे होती, पिछली बार शायद आपने कोई शब्द इस्तेमाल किया कि जैसे नॉर्मल पॉलिटिक्स, नॉर्मल पॉलिटिक्स, हाँ नॉर्मल पॉलिटिक्स आपने इस्तेमाल किया, नॉर्मल पॉलिटिक्स हो रही, ये नहीं कि मोदी के नाम पर ठप्पा चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, ये इस बार स्थिति बदली है। तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन कट शॉर्ट में एक दो सवाल अब इस स्क्रीन पर, जो दूसरे दौर में सीट कहां फंसी उसकी व्याख्या की, ओवरऑल अब यहां से मुकम्मल तस्वीर हर बार मैं आपसे पूछता हूं ताकि सनद रहे। एक फर्क हो रहा है, पिछली बार हमने 2-3 बार चर्चा की और कहा कि ले दे के मामला 272 का ही है ना, 272 तक रोका जा सकता है। अब पहली बार अजीत भाई मुझे लग रहा है, और खासतौर पे इसलिए लग रहा है कि मैं यूपी घूम के आया हूँ, जिसकी चर्चा हम अलग से करेंगे, कि हर दौर के बाद ये इलेक्शन और ज़्यादा टाइट होता जा रहा है और बीजेपी के लिए स्थिति कठिन होती जा रही है। और अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी डाउन जा रही है तो अब ये हो सकता है मामला 270-72 नहीं 250 की दिशा में जा रहा हो, ऐसा संभव है। ये इलेक्शन बीजेपी के लिए, कई बार होता है ना इलेक्शन जैसे जैसे चढ़ता है, 2014 के इलेक्शन में पहले 2 राउंड में नहीं था, पर तीसरे राउंड से उठना शुरू हुआ था। ये इलेक्शन अब धीरे धीरे बीजेपी के लिए काफ़ी टफ होता जा रहा है। तो उस हिसाब से कहेंगे बीजेपी के हाथ से बहुमत की सत्ता निकलती दिख रही, 272 पे सकती है, सत्ता का खेल तो अलग होगा, लेकिन 272 से नीचे जाने की संभावनाएं अब दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे आगे आ रहा है। मतलब 250 के नीचे भी जाती हुई दिख रही है आपको? अभी मतलब 272 से काफी नीचे जा सकती है अगर उत्तर प्रदेश में वो हो रहा है जो आप देख कर आए। अब इस वीडियो को यहाँ खत्म करेंगे, योगेंद्र जी के साथ यूपी को लेकर एक अलग वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो मैं हमारे दूसरे वीडियो में देखेंगे। इनका कुछ ऑब्जर्वेशन है उत्तर प्रदेश को लेकर, कई इलाकों में घूम कर आए हैं, तो उस वीडियो में आप देखिए यूपी की बात, और यूपी बहुत अहम है। और जैसा कि योगेंद्र जी ने कहा, जो इन्होंने देखा है, जो इनका आकलन है, अगर वो सही हुआ तो बीजेपी के लिए बड़ा झटका, 272 के आंकड़े से भी काफ़ी नीचे जा सकती है बीजेपी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगले दौर की जब वोटिंग होगी फिर आग्रह करूंगा कि योगेंद्र जी आएँ और उसके बाद हम ऐसे राज्यवार चर्चा करें। फिलहाल नमस्कार।